हे एवरीवन, आई एम बैक। इस वीडियो में हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में देखेंगे। गुप्ता पीरियड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। रूलर्स की अगर मैं बात करूं तो रूलर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। गुप्ता का अगर बात करें, ऐसे एंशियंट हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको पता है। एंशियंट इंडिया, मिडेवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अभी जो है एंशियंट इंडिया के बारे में देख रहे हैं हम लोग। एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो एंशियंट इंडिया में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ चुके हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट। मौर्याज के बारे में पढ़ चुके हैं, मौर्याज एंड पोस्ट मौर्य। अभी गुप्ताज के बारे में देख रहे हैं, और गुप्ता में भी दो तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो गुप्ता पीरियड जो है उसमें हम लोग रूलर्स के बारे में देख चुके हैं, कौन से जो इम्पोर्टेंट रूलर थे ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप पीछे जो प्रीवियस वीडियोस हैं गुप्ता पीरियड के बारे में जो मैंने बताया है, जो हम लोग देख चुके हैं, उसको आप देख लो एक बार, ताकि ये वीडियोस जो है रूलर्स में छोटे छोटे पार्ट में बंटे हुए हैं। तो पहले रूलर्स के बारे में देख लो, उसमें वकाटका हुन्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, जो कि कंटेम्प्रेरी रूलर्स रहे उस टाइम पे, उनके बारे में देखें। कंटेम्प्रेरी मतलब साथ में जो रूल कर रहे थे। मैं इंडियन सब कंटिनेंट की अगर बात करूं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग रूलर्स थे। प्रोमिनेंट रूलर मतलब इंपॉर्टेंट रूलर की अगर बात करें तो गुप्ताज थे। तो गुप्ताज के जो रूलर रहे, जो राजा रहे, उनके बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी। अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था वो समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन तो था, बट फुल्ली सेंट्रलाइज नहीं था। जैसे अगर मौर्याज के टाइम पे देखें तो फुल्ली सेंट्रलाइज था, मतलब सर्वे सर्वा जो है वो राजा था। सेंटर में जो राजा होते थे या उनके जो मंत्री हो गए, वो बेसिकली रूल करते थे पूरे जो भी उनकी टेरिटरी हुआ करती थी उस पर। लेकिन गुप्ताज के टाइम पे अगर देखें तो ये थोड़ा बहुत जो है, ये थोड़ा सा डाउन हुआ था ये सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल जो था वो थोड़ा सा वीक हुआ था। सेंट्रल का कंट्रोल जो था वो वीक हुआ था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज होना चालू हुआ था। पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी देखने को मिला। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहे थे, योग्यता के बेसिस पे आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। जो भी मिनिस्टर्स चुन रहे थे या जो भी जो एडमिनिस्टर करने वाला था, एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल सकते हो, उनको चुनते थे तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन चुन लेते थे। मतलब रिलेटिव हैं उनको ले लिए, जान पहचान के हैं उनको ले लिए, फैमिली के मेंबर को ले लिए। तो अगर आप योग्यता नहीं देखते हो तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली धीरे धीरे जो है, अब योग्यता नहीं देखोगे तो वो क्या करेंगे, उनको जो समझ में आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। अगर आप किसी को चेक करके कि हाँ भाई योग्य है कि नहीं इस काम के लिए, फिर आप उस काम को सौंपते हो, देते हो, तो वो अच्छे से काम करेंगे। जो भी उनको काम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको चेक किया जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अच्छे से वो प्रॉपरली एडमिनिस्टर करेंगे। अगर आप योग्यता के अकॉर्डिंग लेते हो, अगर सक्षम है बंदा तो देते हो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। बट यहाँ फैमिली को दे दिया जाता था, फैमिली के मेंबर को दे दिया जाता था। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल कंट्रोल था वो खोना चालू हुआ। उसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर था इकोनॉमी का। मतलब इसमें भी क्या थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे वो मेन थे। फिर इन्होंने ग्रांट्स देना चालू किया, मतलब जो लैंड ओनर थे वो ज़मीन दे देते थे कि आप सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे लेबर हो गए या फिर फार्मर हो गए या फिर जो भी बंदा है उसको ज़मीन देते थे कि आप एग्रीकल्चर करो या जो भी करो, मुझे जो है सर्विस चाहिए। सर्विस इन द सेंस कि उसमें से जो पैसा आ रहा है वो दे सकते हो, मेरा जो काम है वो कर सकते हो। जैसे राजा को है आर्मी की ज़रूरत है, ठीक है, तो आर्मी को क्या करते थे, पैसा के जगह पे वो ज़मीन दे दिए कि हाँ भाई तू उस पर अपना जो भी है खेती वगैरह कर करके आप उससे अपना जो भी चार्ज, जो भी पैसा हो पाएगा वो निकालेंगे, बाकी मेरे यहाँ आपको सर्विस देना होगा। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी या आर्मी में जो भी ज़रूरत है उसको आपको, मतलब जो भी काम है वो करना है, बेसिकली लड़ाई वगैरह करना है। तो इस तरह का चीज़ था। इसके अलावा जो कुछ जो ट्राइब थे, सेल्फ गवर्निंग ट्राइब होते जो बेसिकली जंगल में रहते हैं, अपना दिनचर्या उनका वहीं पे कटता है। वहाँ के जो भी प्रोडक्ट होता है, मतलब जंगल का जो प्रोडक्ट हुआ, लकड़ी, फल या थोड़ा बहुत खेती वगैरह भी, तो ये सारा जो है वो ट्राइब के द्वारा किया जाता था। तो वो सेल्फ गवर्निंग होते थे, खुद को गवर्न करना, ठीक है।
ये ऐसा नहीं कि उनका अपना एक चीफ होता था, वो अपने हिसाब से चलते थे। तो ये चीज़ देखने को मिला। उनके चीफ जो है वो मतलब जो सेल्फ गवर्निंग ट्राइब होते थे, जो ट्राइब होते थे, उनके चीफ जो है वो जो इम्पीरियल पावर है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। उनसे मतलब उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। ऐसा नहीं कि सेंटर के द्वारा, जैसे अगर मौर्याज में देखें तो सेंटर के द्वारा सब चीज़ कंट्रोल किया जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि अगर ट्राइब्स हैं तो उनके जो हेड हैं उनको बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप ट्राइब को चलाओ, उसको कंट्रोल करो, रूल करो, बट मेरे अंडर रहो, मतलब राजा के अंडर रहो। राजा को जो है ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा, याद किया जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिला। तो ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब सेंटर का कंट्रोल जो है कमा, ये चीज़ देखने को मिला गुप्ता के टाइम पे। और गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अगर देखोगे आप तो जो मेन था जहाँ पे राजा जो है वो मेनली रहते थे, जैसे कैपिटल जिसको बोलते हैं, तो उसका जो टेरिटरी हो गया वो मगध था और कैपिटल हो गया पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा से राजा रूल किया करता था, उस टाइम पे कैपिटल हो गया। यहाँ पे किंग जो है वो किंग का अपना जो भी है मकान होगा, मकान नहीं सॉरी महल होगा, उस टाइम पे तो महल होता था। तो किंग का महल होगा कहाँ पे, कैपिटल में, जहाँ से रूल करेंगे उसी को कैपिटल बोलेंगे। जैसे आप कहीं का देख लो, जहाँ पे गवर्नमेंट रहती है, जहाँ पे रूलर्स जहाँ से रूल करते हैं उसको, उस एरिया को कैपिटल बोलते हैं, प्रॉपर जितना एरिया है बाकी उसका। तो किंग जो है वो पाटलिपुत्रा में था। पाटलिपुत्रा कहाँ का कैपिटल हो गया, तो मगध का। किंग जो है वो टाइटल्स लेते थे, अलग अलग तरह के टाइटल्स लेते थे, जैसे महाधीराज, ठीक है, फिर सम्राट हो गया, एकाधी एकाधिराज, चक्रवर्तिन, ये सब कुछ टाइटल्स जो थे वो राजा के द्वारा लिया जाता था। मतलब ये क्या था, अपने आपको टाइटल देना। जैसे जनरली जब भी होता क्या है कि राजा की एंट्री होगी तो कुछ उनका टाइटल दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि सम्राट, और उसके बाद उनका नाम लेंगे और वो आ रहे हैं। जैसे मैं सब गुप्ता की बात करूँ तो समुद्रगुप्त जैसे हैं, तो सम्राट समुद्रगुप्त पधार रहे हैं, जैसे दरबार में उनका अनाउंसमेंट होता है कि ये आ रहे हैं, या किसी एरिया में जाते हैं तो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके का होता है टाइटल से, टाइटल के साथ। तो ये टाइटल जो है वो लिया जाता था। ये टाइटल शो करता है कि वो जो है अपने आप को जो है बेसिकली शो करना चाहते थे कि भाई हम जो है काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, इस तरीके का कुछ शो किया जाता था। इसके अलावा क्राउन प्रिंस को अपॉइंट किया जाता था। क्राउन प्रिंस को कुमारा बोलते थे, और ये अपॉइंट किए जाते थे कि ये अगले राजा बनेंगे, तो उनको क्राउन प्रिंस बोलो आप या फिर कुमार कुमार बोलो, ठीक है। तो ये अपॉइंट करने का प्रैक्टिस जो है वो था इस टाइम पे। किंग को असिस्ट किया जाता था किनके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, उनमें कुछ लोग होते थे, कुछ मिनिस्टर होते थे मेनली। उनको उनका काम क्या होता था, बेसिकली किंग को जो है असिस्ट करना, किंग को बताना, एडवाइस देना, ये सब काम होता था। उसको आप मंत्री परिषद भी बोल सकते हो या फिर मंत्रिमंडल बोल सकते हो। तो इसमें मंत्रियों का ग्रुप होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे इसको। अभी भी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। असिस्ट मतलब हेल्प, एडवाइस देना, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें जो है बात करना बैठ करके कि क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें जिक्र है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का। इसके बारे में जिक्र है कि कैसे जो है वो ये लोग असिस्ट करते थे राजा को, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। सभ्याज सभ्याज के बारे में, मतलब उसके जो मेंबर्स होते थे उसके बारे में बताया गया है, और कैसे सिलेक्शन होता था, क्या सिलेक्शन समुद्रगुप्त का जो है इनके द्वारा किया गया था, ये चीज़ जो है बताया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आप अगर जानना चाहते हो, अभी तक नहीं पता है समुद्रगुप्त के बारे में, तो आप पीछे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देख लो, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हाई ऑफिसर्स हुआ करते थे, मतलब जो हाई लेवल पे होते थे, उनके बारे में अगर देखें तो वो भी जो है उसमें मेनली अगर बात करें तो कुमार मात्य हुआ करते थे, कुमार मात्यास और संधि विग्रह,
ये दो जो है मेन हुआ करते थे। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा तो उसमें जो है इंस्क्रिप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है इनके बारे में, लेकिन अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट में से हुआ करते थे। ये जो है संधि विग्रह, ये पहली बार समुद्रगुप्त के टाइम पे देखने को मिला। ये वाला पोस्ट जो है संधि विग्रह, ये समुद्रगुप्त के टाइम पे देखने को मिला। और उस मतलब संधि विग्रह जो थे ये कौन थे, तो ये हरिसेना थे। ठीक है, हरिसेना उस समय ये पोस्ट होल्ड कर रहे थे समुद्रगुप्त के टाइम पे। समुद्रगुप्त के टाइम पे जैसे ये तो पोस्ट हो गया ना, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर सुन लो, प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे राजा की जगह आ जाएगा। मान लो कोई जैसे मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लूँ, ठीक है, विदेश मंत्री, तो ये तो पोस्ट है। उस पोस्ट पे अलग अलग लोग जो है वो उनको उनका सिलेक्शन होगा, उनको चूज किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो उसी तरीके से संधि विग्रह संधि विग्रहिका जो है ये पोस्ट है। तो इस पोस्ट पे हरिसेना थे, किस टाइम पे थे, समुद्रगुप्त के टाइम पे। तो ये पोस्ट ये हुआ करती थी। अगर हम कुमार मात्य की बात करें तो ये जो है ये मेनली मेन ऑफ चीफ ऑफिसर बोल सकते हैं, ये हुआ करता था। और इसमें मतलब कुमार मात्य जो है ये क्या करते थे, ये रिक्रूट करते थे, चुनते थे, या सिलेक्शन बोर्ड में हुआ करते थे हाई ऑफिशियल्स के। ठीक है, सिलेक्शन होता था ना, कोई भी ऑफिसर है उसके सिलेक्शन में, तो कुमार मात्य जो है वो हुआ करते हैं। इसके अलावा इसमें से ही कुमार मात्य जो होते थे ये हाई ऑफिसर्स में से ही चुना जाता था, मंत्री को चुना जाता था, सेनापति को चुना जाता था। ठीक है, महा अ, महादंडा नायक, मतलब महादंड नायक बेसिकली मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस जैसे अभी कौन होते हैं, जज लोग होते हैं, तो इस तरीके का बंदा जो है महादंड नायक इन्हीं में से आता था। मतलब कुमार मात्य का ग्रुप है, हाई ऑफिशियल्स है, वो हाई ऑफिशियल्स जो है उनमें से रिक्रूट करके उसमें से चुन करके मंत्री जो होते थे, सेनापति बनता था। ठीक है, उसी में से जो बढ़िया है, जो जिस काम के योग्य है उसके अकॉर्डिंग चुना जाता था। संधि विग्रह भी इसी में से, जैसे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है, ये सब चुने जाते थे इन्हीं में से। ठीक है, कुमार माध्य में से चुने जाते थे। अदर ऑफिशियल्स की बात करें, अगर अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो महाप्रतिहारी ये थे, चीफ अजर ऑफ रॉयल पैलेस, ये देखने को मिलता है उस टाइम पे। उसके अलावा दंड दंडा पसिका, ये चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ होते थे उनको बोला जाता था दंडा पसिका। हो सकता है थोड़ा सा नाम में बोलने में दिक्कत हो, बट ये मेनली आप समझ सकते हो, जैसे ये हिंदी में थोड़ा, और उसके बाद चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, तो इनको ये बोला जाता था। विनय स्थितिस्थापक, ठीक है, विनय अस्थितिस्थापक, उससे चाहिए वाला मैं पढ़ लेता हूँ। चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर के लिए जो है ये ऑफिसर हुआ करते थे। उसके अलावा महापीलुपति, तो ये चीफ ऑफ एलिफेंट कॉप, एलिफेंट जो है उसका ग्रुप होता था, उस एलिफेंट को जो है यूज करते थे, उसका एक ग्रुप होता था जो लड़ाई के टाइम पे यूज होगा, तो उसके जो मेन हुआ करते थे, चीफ जो हुआ करते थे, उनको बोलेंगे। फिर महासभापति, ठीक है, महासभापति ये था क्या था, चीफ ऑफ कैवेलरी, जो पैदल सेना थी उसके जो हेड हुआ करते थे वो ये ऑफिसर कहलाते थे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, अगर यूनिट का बात करें, जैसे अभी क्या है, अभी कंट्री है तो उसको स्टेट में डिवाइड करते हैं, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लॉक वगैरह में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो प्रोविंस उस टाइम पे हुआ करता था, जैसे अभी स्टेट है उस टाइम पे प्रोविंस हुआ करता था। तो पूरे जो गुप्ता का जो रीजन था जहाँ पे गुप्ताज का रूल था, मान लो ये गुप्ताज का रूल है, ठीक है, पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में तो रूल नहीं था ना। फिर अगर आप जाओगे एक्सट्रीम साउथ में जाओगे तो नीचे तो रूल था नहीं। ये थोड़ा मैं अजीब बना दिया, एक मिनट में थोड़ा ट्राई करता हूँ इसे बनाने का। अच्छा, इस तरीके का जो है ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ये रीजन में गुप्ता का रूल है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही है। तो इस केस में अगर आप देखो तो इस एरिया में तो ये जो एक्सट्रीम साउथ है इसमें तो गुप्ताज का रूल नहीं था, ठीक है। अब रूल कहाँ कहाँ था, कैसे था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप अगर
वही प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे हो तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आइडिया लेने के लिए ये जो रीजन है अभी जिसमें गुप्ता मान लो रूल कर रहे हैं, उस टाइम पे रूल कर रहे थे, तो उसको भी अलग अलग प्रोविंस में, जैसे अभी कंट्री स्टेट में बटा होता है, उस टाइम पे अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था। तो प्रोविंस जो है उसको क्या बोला जाता था, जैसे मान लो ये प्रोविंस है, तो प्रोविंस तो अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे या तो भुक्ति बोलते थे या फिर भोगा। जैसे ये वाला एक रीजन है तो इसको क्या बोलेंगे कि इस भुक्ति में, मतलब आप समझ जाओ कि इस प्रोविंस की बात हो रही है, तो उस टाइम में प्रोविंस के लिए भुक्ति या भोगा यूज किया जाता था। इसके जो हेड होते थे, जैसे अभी स्टेट के हेड को क्या बोलोगे आप, चुने जाते हैं, अभी तो डेमोक्रेसी है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं हेड, मेनली अगर देखें तो रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर ही हुए। तो उस टाइम पे जो भुक्ति या भोगा थे उनके जो हेड होते थे, जो कि राजा के अंडर ही होते थे, तो उनको बोला जाता था उपरिका या भोगापति। ठीक है, भोगापति ऐसे नाम से थोड़ा सा क्लियर है। भोगा है तो भोगा के पति, मतलब पति इन द सेंस कि हेड, पति का मतलब हेड ही आप समझो, ऐसे अभी हस्बैंड को पति बोल देते, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटलिटी यही है कि पति है तो हेड है, मतलब पत्नी से ऊपर है, पत्नी को मतलब बेसिकली हेड बोल सकते हैं, बट अब ऐसा रहा नहीं। नाम पे मत जाओ, आप छोड़ दो ये सब मैटर, हटाओ। तो यहाँ पे क्या है, मगध, मगध जो था एक प्रोविंस था, और इस प्रोविंस जो मेन प्रोविंस है उसमें राजा जो है वो बैठता था कैपिटल में। कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्रा, उस टाइम पे पाटलिपुत्रा था। फिर विदिशा, सॉरी विसाया, विसाया जो है, विसाया डिस्ट्रिक्ट, अभी जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि ये गुप्ताज का रूलर है इसमें, तो इसमें ये वाला मैं मान लेता हूँ कि एक प्रोविंस हो गया, ये एक प्रोविंस हो गया, ये एक प्रोविंस हो गया, ऐसा करके, तो ये मान लेता हूँ मैं मगध है। ठीक है, मगधा, ये मगध है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें भी अलग अलग एरिया फिर बांटा होगा। ठीक है, रूल अच्छे से कर पाए इसलिए फिर से हम आगे बांटते हैं, जैसे स्टेट है तो उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको क्या बोला गया, विसाया। तो विसाया जो है ये डिस्ट्रिक्ट से आप समझ सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। तो इसके क्या थे, विषयपति या फिर आयुक्ता, ये हेड हुआ करते थे। फिर डिस्ट्रिक्ट, ये तो हो गया आपका कि चलो डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट में भी शहर होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी उसको अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो शहर होगा। तो शहर को बोलते थे विथिका, विथिका या नगर, नगर तो अभी भी बोलते हैं शहर को, तो विथिका या नगर, तो नगर के नगरपति या फिर पूरापाला, तो ये हेड हुआ करते थे नगर के, पूरापाला या आ, विथिका बोल सकते हो आप इसके, नगरपति, ये हेड दोनों में से कोई बोल सकते हो ऐसा, या तो नगरपति बोलो या पूरापाला, ऐसे बोलते थे। तो अभी अगर हम सिटी की बात करें तो म्यूनसिपैलिटी जो है वो मेन होता है, तो उसके जो हेड होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर ग्राम की अगर बात करें, जिस डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, मान लो डिस्ट्रिक्ट को हम डिवाइड करते हैं अगर इन केस, तो ये मान लो ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये क्या हो सकता है, ये सिटी हो सकता है अगर थोड़ा डेवलप है। ठीक है, और यही एरिया मतलब अगर ले रहे हैं और इस एरिया में जो है उतना डेवलपमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर ज़्यादा लोग कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो है कम है, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे, विलेज बोलेंगे या ग्राम बोलेंगे। उस टाइम पे ग्राम बोला जाता था, तो विलेज भी हो सकता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो विलेज भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है। तो सिटी होता था तो उसके जो हेड होते थे, सिटी को विथिका बोलते थे या नगर बोलते थे, उसके हेड नगरपति या फिर पुरापाला। और अगर विलेज है तो उसको ग्राम बोला जाता था, और ग्राम के जो हेड होते थे उसको ग्रामिका बोला जाता था। तो इस तरीके से आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात कर लो तो चार पार्ट में, स्टेट अगर समझे तो प्रोविंस हो गया, प्रोविंस को भोगा या भुक्ति बोलते थे, उसके अंडर अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट आएगा जिसको विषय बोला जाता था। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर हो गया ग्राम है तो, सॉरी विलेज है तो ग्राम, और सिटी है तो विथिका या नगर, ऐसे बोलते थे। उसके हेड के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब अलग अलग प्रोविंस की अगर बात करें तो वो कौन सा था, मगधा तो मेन हो गया जहाँ पे राजा जो है उनका महल हुआ करता था, पाटलिपुत्रा जो कैपिटल है वहाँ पे। उसके अलावा वर्धमान, ये प्रोविंस था। फिर पुंद्रावर्धना, उसके अलावा
तीरभुक्ति, तीरभुक्ति इसको नदन बिहार भी बोलते हैं, ठीक है। नदन बिहार वाला पार्ट जो है तीरभुक्ति हो गया। फिर ईस्टर्न मालवा, ये अगर देखें फिर ईस्टर्न मालवा और वेस्टर्न मालवा, ये सारे क्या थे, सौराष्ट्र भी हो गया, सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन हो गया। तो ये सारे क्या थे, ये थे प्रोविंस हुआ करते थे, ठीक है। कितना प्रोविंस हो गया अगर आप काउंट करो तो 1 2 3, ये 4 हो गया तीरभुक्ति, 5 हो गया ईस्टर्न मालवा, 6 हो गया वेस्टर्न मालवा और 7 सौराष्ट्र। तो ये सारा जो है मतलब 7 प्रोविंस हुआ करती थी उस टाइम पे। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो छोटा यूनिट हो जाता, तो उसके बारे में आपको ना पूछा जाएगा ना आपको जान के मतलब जानना है कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट थे। बट प्रोविंस जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे स्टेट जो है वो बड़ा एरिया हो जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे गुप्ता के टाइम पे गुप्ता का जो भी रीजन था, जो टेरिटरी था जिसमें गुप्ताज का रूल हुआ करता था, उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से। और बेसिकली 7 प्रोविंस आप याद रख सकते हो। ये 7 प्रोविंस कौन से थे, तो मगधा, मर्दमान, पुंद्रावर्धना, फिर तीरभुक्ति, ईस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा और सौराष्ट्र। तो ये याद रखेंगे 7 उस टाइम पे क्या था, प्रोविंसेस थे, ठीक है। सिटी की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था सिटी का वो कौंसिल के हाथ में था, पौरा जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कौन से लोग थे, मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेट करने में हेड तो था ही, इसके जो हेड थे सिटी के हेड उसको नगरपति बोलते थे। बट इसके अलावा इसमें जो है काउंसिल मेन था, काउंसिल ग्रुप होता है बेसिकली। और इसमें लोग कौन से थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी कॉरपोरेशन ये थे। फिर चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिल्ड ऑफ मर्चेंट, ये जो है गिल्ड क्या होता है, ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है, मर्चेंट का ग्रुप था ये। उसके जो हेड होते थे वो भी इसके पार्ट होते थे। एक आर्टिसंस का रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो भी आर्टिसंस है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। और चीफ अकाउंटेंट, ये सारे जो है ये काउंसिल में आते थे, सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें, ठीक है। जैसे राजा का अगर मैं बात करूं तो राजा को असिस्ट करने के लिए क्या होता था, मंत्रिमंडल होता था, मंत्री परिषद होता था, मंत्रिमंडल बोलो या मंत्री परिषद। उसी तरीके से जो नगरपति है उसको भी तो असिस्ट करने के लिए लोग होने चाहिए ना, अकेले तो वो बंदा सिटी को रूल करेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा नहीं। तो इसके लिए काउंसिल होता था, काउंसिल में ये सारे जो है मेंबर लिए जाते थे, ठीक है। मौर्याज की अगर बात करें तो सिटी कमेटी जो था उसको मौर्याज के द्वारा, मौर्य जो मौर्यन गवर्नमेंट जो मेन गवर्नमेंट थी उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था। और गुप्ताज के द्वारा जो गुप्ताज के टाइम पे जो है ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव पे छोड़ देते थे, ठीक है, कि भाई क्या करना है वहीं लोग चुन लेंगे। तो इस तरीके से था कि ये मेनली सेंट्रलाइज्ड जो एकदम आप बोलोगे कि प्योरली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइम पे था, तो मौर्याज के टाइम पे था। बट धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइज हो गया गुप्ताज के टाइम पे, ठीक है। गुप्ताज जब आए तो धीरे धीरे वो काम को बांटने लगे कि चलो भाई अगर ट्राइब्स हैं तो उसके जो हेड हैं उसको बोलेंगे कि ठीक है तू मेरे अंडर रहा, बट तू ही मेनली वो कर, जो हेड बन गया उसको कहेंगे कि चलो तुम अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभालो। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि हम चुन के देंगे कि हाँ भाई ये होगा आज से हेड, ऐसा करके नहीं था, पूरा कंट्रोल नहीं था। डिसेंट्रलाइज्ड आप बोल सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो मेन हो गया था गुप्ताज के टाइम पे। जैसे अभी अगर देखो आप अभी के टाइम पे तो डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंटर का पावर है बट उतना नहीं है। सेंटर जो है जैसे स्टेट दे दिया तो उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, हर एक स्टेट का अपना एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है संभालेगा वहाँ का, मेरे अंडर रहेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि नया देश बना ले तोड़ करके, बट वो अंदर है, मतलब अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। बट काम जो है उसमें कुछ तो फ्रीडम उसको दिया जाएगा, कुछ ऐसा काम होगा जिसमें वो जो है अपने मन से खुद से जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ उस टाइम पे था, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे ग्रामिका भी इम्पोर्टेंट हो गया था इस टाइम पे काफ़ी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो ग्रामिका जो है वो फ्रीडम मिल गया था, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जो है वो जो रूलर्स थे, जो मेन रूलर थे वो उतना नहीं कंट्रोल करते, कि थोड़ा फ्रीडम देते, चलो भाई तुम भी इंजॉय करो और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते थे, कभी कभी काफ़ी पावरफुल हो जाते थे। फ्यूडल का अगर बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें जो है
एम्पेरर के पास लार्ज आर्मी तो थी, मतलब स्टैंडिंग आर्मी मतलब आर्मी जो है हमेशा जो महल है वहीं पे रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब उसको प्रॉपरली सैलरी दिया जाएगा कि आप रहो, हमेशा रहो। स्टैंडिंग आर्मी नहीं होना मतलब कि पहले नहीं होता था शुरू शुरू में, तो वो क्या होता था जब ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई के टाइम पे, तो उस टाइम पे बुलाया जाता था लोगों को कि चलो राजा जो है वो बुला रहे हैं, लड़ाई होने वाला है, तो लोग आते थे। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी मतलब प्रॉपरली उनको सैलरी दिया जा रहा है, वो राज दरबार में ही रह रहे हैं, जब भी ज़रूरत होगी लड़ाई का तो वो हमेशा वो रहेंगे। तो ये जो है स्टैंडिंग आर्मी कहलाएगा। तो काफ़ी बड़ा स्टैंडिंग आर्मी हुआ करता था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि सैलरी के जगह पे क्या करते थे, वो ज़मीन दे दिया कि चलो उस ज़मीन, ये ज़मीन तुमको दे दिया, उसमें तुम अपना एग्रीकल्चर करो या जैसे भी, उससे ही पैसा निकाल लो। इस तरीके का कुछ सिस्टम हुआ करता था। पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है उसको प्रॉपरली डीमार्केट किया गया, मतलब अलग अलग किया गया कि सिविल जो है, सिविल जनरली होता है जो सिविलियन से रिलेटेड है, जैसे वैसा केस, जैसे मान लो कि आप दो भाई हो और खेती में जो है मतलब डिवीजन करना है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डिवाइड करना है, बंटवारा करना है, हाँ मेनली बंटवारा करना है। तो उस केस में अगर आप दोनों में झंझट हो जाता है तो वो किस में आएगा, सिविल लॉ में आएगा, कि सिविल लॉ में जाएगा, सिविल केस कहलाएगा वो। ठीक है, वैसा केस जिसमें कि क्राइम नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, मर्डर, ठीक है, मर्डर नहीं इन्वॉल्व है, चोरी डकैती ये सब इन्वॉल्व नहीं है। अगर मर्डर हुआ है तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। तो इस टाइम पे पहली बार जो है इस दोनों को अलग किया कि सिविल, जो सिविलियन का केस होगा, जो ऐसा केस होगा सिंपल सा, जैसे लड़ाई हो गया, ठीक है, कोई खेत का इशू है, ठीक है, डाइवोर्स वगैरह का बात है, मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो ये सब सिविलियन लॉ में जो है देखा जाएगा। और क्रिमिनल लॉ जो है इसको अलग किया गया, तो पहली बार ये देखने को मिला है। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू पे मेनली जो है राजा डिपेंड करता था। ये 1/4 और 1/6, मतलब 1/4 1/6 जो है, जो भी प्रोड्यूस होगा एग्रीकल्चर में, जैसे कल्टीवेटर हैं, उन्होंने जितना क्रॉप उपजाया है उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक जो है वो राजा को देंगे। किस फॉर्म में देंगे, तो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा मेनली यही सोर्स था राजा का। काफ़ी एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे तो वो प्रोड्यूस जो भी हुआ उसका 1/4 से लेकर के 1/6 तक जो है राजा तक मतलब भिजवा देते थे महल में, कि भाई ये तो राजा का है, ऐसा फिक्स किया गया था। मतलब आपको देना ही है, ऐसा करके था। जैसे अभी टैक्स देते हैं, टैक्स देना ही है आपको, इस तरीके से टैक्स ही समझो आप। आर्मी जो है उसको लोगों के द्वारा खिलाया जाता था। अगर आर्मी मान लो कहीं पे लड़ाई हो गई है, ठीक है, मान लो इस एरिया में लड़ाई हो गया, यहाँ से राजा जा रहा है, राजा की आर्मी जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे गांव होंगे बीच में, या शहर होगा, जो भी होगा, तो यहाँ से अगर पास कर रहा है तो इस एरिया में अगर ठहरता है राजा का आर्मी, तो इस एरिया के जो भी लोग हैं उनको मिल करके क्या करना है, आर्मी को वहाँ पे पूरा व्यवस्था करना है, खाना पीना का पूरा व्यवस्था करना है। फिर ये आगे बढ़ेगा, अगर इधर स्टे करता है तो इस एरिया के लोगों को, आर्मी को पूरा आर्मी का जो खाना का या रहने का ये सारा जो है इंतजाम करना होता था। तो ये चीज़ देखने को मिला। इसको बोलते थे सेना भत्ता। ये जो काम किया जाता था लोगों के द्वारा, कि अगर आर्मी पास करती है आपके एरिया से, ठीक है, जा रही है आर्मी कहीं पे, तो सेना भत्ता के तौर पे आपको क्या करना है, आर्मी को सर्व करना है। ये चीज़ देखने को मिला। विलेजर्स जो थे, गांव के जो लोग थे, इनको फोर्स लेबर के तौर पे भी काम किया जाता था, मतलब फोर्सफुली आपको काम करना ही है। ये चीज़ जो है देखने को मिला, और इसको बोलते थे विस्ती। ठीक है, रॉयल आर्मी में या फिर ऑफिशियल्स में आपको जैसे लड़ाई है, लोगों की कमी है, तो आपको अगर बोला गया कि चलो आपको लड़ना है या फिर राजा के दरबार में काम करना है, तो वो बेसिकली फोर्स लेबर कहा जाएगा, तो वो कहलाता था विस्ती, आपको करना ही है। तो ये देखने को मिलता है गुप्ता के टाइम पे। गुप्ता के पीरियड में जो है लैंड ग्रांट ज़्यादा देखने को मिला। काफ़ी लैंड जो है ब्राह्मण्स को दिया गया इनके टाइम पे, जो राजा हुआ करते थे। दान पुण्य जो है इन्होंने काफ़ी किया। तो ये जो है गुप्ता के टाइम पे अच्छा खासा देखने को मिला, काफ़ी एक्सेसिव था, ज़्यादा था।
अग्रहारा ग्रांट ये क्या होता था, ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था, सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता था। और इसमें क्या था कि टैक्स फ्री कर देना, कोई भी चीज़ को टैक्स उस पर नहीं लेना। मतलब मान लो ब्राह्मण्स है तो होता क्या है कि जैसे उस टाइम पे क्या था कि प्रोड्यूस जो भी होगा आपका, जैसे ये खेत है उसमें आप खेती कर रहे हो तो उसका कुछ पार्ट जो है 1/4 से लेकर के 1/6 पार्ट राजा को देना होता था। टैक्स ही हुआ है बेसिकली ये। तो ब्राह्मण्स को क्या करते थे कि चलो आपका ये खेत है, आप खेती कर रहे थे, चलो मैं टैक्स फ्री कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो है किस में आ जाएगा, अग्रहारा ग्रांट में। तो ये कभी कभी ऐसा बोला जाता था कि चलिए टैक्स फ्री कर देता हूँ, तो वो समझो कि एक तरीके से दान ही हुआ। ठीक है। लैंड रेवेन्यू से फ्री कर देना कि चलो लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे, ये चीज़ था। देवग्रहरा ग्रांट, ये देवग्रहरा ग्रांट जो था ये ऑफिसर्स को दिया जाता था। जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है या मिलिट्री सर्विस में है तो उनको अगर दे रहे हैं, हम ज़मीन दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते थे, देवग्रहरा ग्रांट। ठीक है। ये चीज़ देखने को मिला। मतलब लैंड ग्रांट जो है काफ़ी ज़्यादा था इस टाइम पे। इसके अलावा लैंड ग्रांट इंक्लूड करता था ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल राइट्स। मतलब अगर किसी एरिया में मान लो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, किसी ऐसा तालाब है, सॉल्ट सॉल्ट वाटर जहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, या फिर माइन है, यहाँ पे कुछ निकल रहा है, कोई मिनरल निकल रहा है, तो उसको भी अगर राजा ग्रांट एज अ ग्रांट जो है वो दे देता था। तो एज अ ग्रांट दे दिया तो उसमें बेसिकली राइट किसका हो गया, राइट उस बंदे का हो गया। तो जो पहले राजा का राइट हुआ करता था, जो रॉयल राइट हुआ करता था, अब क्या हो गया, जिस बंदे को दिया गया, कोई ब्राह्मण है या जिसको दिया गया है उसका हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो है राजा का फिर कोई इंटरफेयर नहीं होगा, राजा उसमें से सॉल्ट नहीं निकालेगा या फिर मिनरल है तो वो लेके नहीं जाएगा, उसी बंदे का हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखने को मिला कि इसमें ट्रांसफ़र भी कर देते थे, जो कि मेनली उस टाइम पे मोनोपोली हुआ करता था। किस टाइम पे, मौर्यन पीरियड के टाइम पे। मौर्यन पीरियड के टाइम पे मोनोपोली मतलब सिर्फ और सिर्फ राजा का ही अधिकार होगा। कहीं से सॉल्ट निकल रहा है, कहीं से मिनरल निकल रहा है, जैसे कोयला हो गया या फिर चूना पत्थर हो गया, जो भी मिनरल है, आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार होगा। मतलब राजा ही वहाँ से जो मिनरल निकालना है वो निकाल के ले जाएंगे, दूसरे का नहीं होगा। जैसे अभी के टाइम पे भी आप देख लो तो क्या है, गवर्नमेंट का कोई कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली है, मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा, जैसे डिफेंस हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ उस टाइम पे भी था, कुछ एरिया था जिसमें राजा का ही मेनली रूल होगा, राजा का ही राइट होगा। तो मौर्य के टाइम पे काफ़ी स्ट्रिक्ट था, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इस टाइम पे गुप्ता के टाइम पे जो है इसको दे देते थे ग्रांट के तौर पे भी, कभी कभी ये दे देते थे कि भाई चलो मेरा मोनोपोली था, ठीक है, इस एरिया को दे रहे हैं तुमको, तो इस एरिया से जो भी होगा वो तुम्हारा होगा। तो इस तरीके का देखने को मिला। सोसाइटी की अगर बात करें तो वर्ना सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई क्या हुआ, तो कास्ट जो है वर्ना सिस्टम में देखने को मिला। वर्ना सिस्टम में चार जो है वो वर्ण्स हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो थे इसको फिर आगे मॉडिफिकेशन इसमें हुआ और कास्ट देखने को मिला। ये क्यों था, क्योंकि कास्ट जो है, अलग अलग कास्ट इसी वर्ना सिस्टम से टूट करके बना या इसमें एडजस्ट किया गया। उसका रीजन, 3 रीजन दिया जाता है। 3 रीजन क्या था, तो पहला कि बहुत सारे फॉरेनर जो है वो आकर के जो है इंडियन सोसाइटी में बसना चालू हुए, तो उनको कहाँ पे एंट्री दिया जाए, तो धीरे धीरे उनको शुरू शुरू में देखा जाए तो एडजस्ट किया गया क्षत्रिय में। फिर ट्राइबल जो लोग थे वो भी क्या करने लगे, वो धीरे धीरे ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इंटर करने लगे। क्यों, क्योंकि उनको कभी कभी लैंड ग्रांट मिल जाता था, तो वो भी सोसाइटी में इंटर करने लगे। जो जंगल में रहा करते थे अब धीरे धीरे वो जो सोसाइटी, मेन सोसाइटी था, ब्राह्मण्स जो हुआ करते थे उनके सोसाइटी में एंट्री हुआ। तो ये चीज़ देखने को मिला कि उनको ब्राह्मण वाला एरिया में एंट्री हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा ट्राइब्स जो है जो आ रहे थे, मतलब उनको अगर लैंड ग्रांट दिया गया है, ठीक है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी के द्वारा या फिर जिस तरीके से भी मिला है, तो जो जब सोसाइटी में एंट्री करेंगे तो किसी न किसी वर्ना में तो उनको लिया जाएगा, तो उनको शूद्र
वर्ण में देखने को मिला कि शूद्र वर्ण में उनको एंट्री करवाया गया, शूद्र वर्ण में लिया गया। जो क्राफ्ट्समैन के ग्रुप होते थे, गिल्ड होते थे, ये ग्रुप जो है किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए होता था, वो लोग ग्रुप बनाते थे किसी पार्टिकुलर पर्पस, तो उसको गिल्ड बोलते थे। तो क्राफ्ट्समैन जो थे, उनके जो गिल्ड थे, उनको जो है ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू कास्ट, जो कि मतलब बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड इनटू कास्ट एज ए रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। इनका जो है ट्रेड डिक्लाइन होने लगा और इस कारण से इनका भी एंट्री जो है कास्ट में किया गया। ठीक है। अर्बन सेंटर पे अगर देखें, या लोकलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राफ्ट्स, ये सब कुछ रीजन्स थे जब उनका जो है पहले क्या था कि थोड़ा सा स्थिति ठीक था, क्राफ्ट्समैन हो गए या फिर जो भी ट्रेडर्स हो गए, उनका स्थिति ठीक था। तो कभी कभी स्थिति डगमगा जाता था, तो उस केस में क्या होता था कि उनको भी अलग अलग कास्ट में जो है एंट्री करवाते थे। कास्ट सिस्टम में एक चीज़ और देखने को मिला कि इस केस में शूद्र जो थे, उनका जो है थोड़ा बहुत कंडीशन इम्प्रूव हुआ इस पीरियड में, सोशल पोजीशन जो है इम्प्रूव हुआ और उनको इपिक या फिर पुराना सुनने के लिए इजाज़त मिल गया। स्टार्टिंग में नहीं था, वर्शिप का इजाज़त नहीं था, तो वर्शिप का इजाज़त जो है मिल गया। उनको एक नया भगवान मिला, मतलब भगवान जो है वो मानना चालू किए या पूजा करना चालू किए। कृष्णा थे वो। ठीक है। कृष्णा, कृष्णा गॉड जो है इन लोगों के द्वारा उनका वर्शिप किया जाने लगा। किनके द्वारा? तो जो शूद्रास थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड, 3rd सेंचुरी के बाद अनटचेबिलिटी जो है ये प्रैक्टिस चालू किया गया। मतलब ये प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिला और सोसाइटी में इसको अपनाया जाने लगा। अब इसमें क्या होता था, तो इसमें बेसिकली जो भी बंदा जिसको अनटचेबल मानते थे उससे दूर रहते थे, उसको घर में एंट्री नहीं देना, उसके उसमें सटना नहीं। ठीक है। उसको सोसाइटी से अलग रखना। अगर जिस कुएं से मैं पानी पी रहा हूँ या जिस कल से मैं पानी पी रहा हूँ, पहले तो कुआं कल ही था, अभी के टाइम के तरह नहीं कि हाँ घर घर में नल है, तो उस केस में जो सार्वजनिक प्लेस हुआ करता तो वहाँ नहीं आना है। सार्वजनिक कुआं है जहाँ से पानी लोग निकाल रहे हैं, तो उस कुआं के आसपास उस कुआं से उसको पानी नहीं पीना है। ये चीज़ जनरली देखने को मिला और ये अनटचेबल्स के साथ होता था। ठीक है। जिसके साथ भेदभाव करना था उसके साथ होता था। कात्यायना एक स्मृति राइटर जो है गुप्ता पीरियड का, वो पहली बार जो है एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट टू यूज द एक्सप्रेशन अस्पौरस्य। वो अस्परस्य जो है ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया था? अनटचेबल्स के द्वारा, अनटचेबल्स के लिए, सॉरी। कात्यायना एक स्मृति राइटर थे, एक राइटर थे जिनके द्वारा ये वर्ड अस्परस्य यूज किया गया था पहली बार गुप्ता पीरियड में, जो अनटचेबल्स के लिए यूज किया गया था। मतलब अनटचेबल्स को आप बोल सकते हो अस्परस्य। ठीक है। तो ये चीज़ सोसाइटी में वेमेन की अगर बात करें किस तरीके का सिचुएशन था वेमेन का, तो डिटोरिएट हुआ था गुप्ता के पीरियड में। वेमेन का जो सिचुएशन था वो काफ़ी डाउन हुआ था, ख़राब हुआ था उनका सिचुएशन। पॉलीगैमी जो है वो कॉमन हो गया। पॉलीगैमी क्या होता है? मतलब एक बंदा एक ही रहेगा और दो या दो से ज़्यादा पत्नी उसकी रहेगी, मतलब दो या दो से ज़्यादा लड़की से शादी करता है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे कि पॉलीगैमी है। मतलब दो या दो से ज़्यादा वाइफ वाला शादी। ठीक है। अर्ली मैरिज होता था, मतलब प्री प्यूबर्टी भी हो जाता था। प्यूबर्टी मतलब क्या हो गया, जैसे 9 या 10 साल से जो है स्टार्टिंग हो जाता है, अ, बंदा है मतलब लड़का है या लड़की है, उसमें चेंजेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब चेंजेस किस टाइप का, तो जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है बॉडी, तो वो चेंजेस देखने को मिलता है। तो वो चेंजेस, आप शादी करोगे तो ऑब्वियसली आप रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए आप कम से कम तैयार होने चाहिए। मतलब प्यूबर्टी का जो एज होता है, मतलब लास्ट स्टेज जिसमें पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, वो 18-19 साल हुआ। तो कम से कम इतना तक आपको रुकना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट होने देना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, उस टाइम पे प्री प्यूबर्टी जो है मैरिज देखने को मिला। मतलब जो सेक्स ऑर्गन है या फिर बॉडी जो है वो सेक्स के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है, बट उससे पहले शादी कर देते थे, तो ये चीज़ देखने को मिला।
पहली बार जो है सती देखने को मिला इस टाइम पे। ये सब जो कुछ कुछ खामियां थी वो वुमेन के पोजीशन को और ख़राब कर रही थी, जैसे प्री प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है, मतलब छोटे में, काफ़ी छोटे में, 7-8 साल में या इस तरीके का ये एज में शादी कर देना। एक से ज़्यादा लड़की से मर्द जो है वो शादी, एक बंदा शादी कर रहा था। सती जो है ये देखने को मिला इस टाइम पे, ठीक है। 510 एडी एरन जो जगह एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसमें एक इंस्क्रिप्शन है भानुगुप्त का, एरन इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में सती का भी जिक्र है, पहली बार फर्स्ट टाइम देखने को मिला। सती में क्या होता था, जैसे हस्बैंड मर जाता है, पति मर जाता है, तो पत्नी को उसी के साथ जला देते हैं, ठीक है, जिंदा जला देते हैं। क्योंकि पति मर गया तो कोई ज़रूरी तो नहीं पत्नी भी मर जाएगी, बट पति के लाश को जब जलाया जाता है तो उसी में पत्नी को भी बैठा दिया जाता है कि साथ में तुम भी जाओ अब। तो इसको सती बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिला उस टाइम पे। विमेन जो है उनको किसी भी तरीके का राइट नहीं था प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर्टी, जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसका कुछ ज़मीन होगा, और उस केस में अगर उसके पास 2 लड़के हैं, ठीक है, और एक लड़की है, 2 लड़का है, एक लड़की है, तो क्या होगा, लड़की को जो है वो नहीं दिया जाएगा प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को 2 पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दोनों लड़के को दे देंगे। तो ये चीज़ था, मतलब अधिकार नहीं था, लड़की का अधिकार नहीं था जमीन पे किसी भी तरीके का। लड़की को जो है वो शादी करके भेज देते थे, वो बेसिकली उनका कोई अधिकार नहीं था ज़मीन पे, ठीक है। या अगर उसके फादर हैं, उनके पास कुछ भी और संपत्ति है तो उस पर कोई अधिकार नहीं था। बस उन पे अधिकार क्या था, तो श्रीधन था, सॉरी स्त्री धन था, श्रीधन बोल रहा हूँ, स्त्री धन। बेसिकली वो क्या था, तो ज्वेलरी हो गया, गारमेंट हो गया, जो वो अपना गहना वगैरह पहनती हैं या उनके पास जो है उस पे अधिकार था, या वो बनवा के दे देते थे, ये चीज़ था। लेकिन उनको संपत्ति या फिर ज़मीन वगैरह नहीं था। सोसाइटी में रिलीजन की अगर बात करें तो गुप्ता रूलर के टाइम पे वैष्णविज्म, मतलब जो विष्णु के पूजा करने वाले थे, वो काफ़ी पॉपुलर हुए, मतलब उनकी पूजा जो है वो काफ़ी की जाने लगी। गॉड जो है उनको यूनियन के तौर पे प्रेजेंट किया जाने लगा। यूनियन के तौर पे मतलब जैसे लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी और विष्णु को साथ दिखाया जाने लगा। जैसे ये मूर्ति देखो आप, ये विष्णु जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, तो उनको यूनियन के तौर पे कि पति पत्नी है ऐसा करके साथ में वो दिखाने लगे। फिर पार्वती, ठीक है, उनको शिव के साथ दिखाया जाने लगा। शिव पार्वती हम लोग जानते हैं ना कि शिव हैं, उनकी पत्नी है पार्वती, तो इस तरीके से यूनियन में दिखाया जाने लगा, और मूर्ति में देखने को मिला। साथ में पूजा जो है वो किया जाने लगा। इसी में वज्रयानिज्म जो है वो देखने को मिला, जो कि बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट है, ठीक है। वज्रयानिज्म, इसमें क्या होता था, तंत्र मंत्र वाला जो पार्ट था बुद्धिज्म का, उसको जो है तवज्जो देखने को, मतलब उसका इवोल्यूशन हुआ। इस समय एक और निकल करके आया कि भाई तंत्र मंत्र से भी चीज़ें ठीक होती है, तो ये चीज़ देखने को मिला, इसी को बोलते हैं वज्रयान, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म का एक पार्ट है, जिसमें तंत्र मंत्र जो है वो प्रिवेल करने लगा। तंत्र मंत्र पे लोग विश्वास करने लगे कि हाँ भाई आपको तांत्रिक शक्ति हो जाएगा, किसी बंदे को तांत्रिक शक्ति है तो कुछ भी ठीक कर देगा, या फिर ये वर्शिप जो है वर्शिप में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे आपको अभी के टाइम पे देखते हो, जैसे सांप काट लिया, ठीक है, या फिर कुछ घर में कलेश हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि तंत्र मंत्र से ठीक हो जाएगा। तो ये सब जो है इस टाइम पे इवॉल्व होना चालू हुआ, मतलब इवोल्यूशन देखने को मिला। आइडल वर्शिप जो है वो कॉमन हो गया। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा जो है वो कॉमन हो गया, ज़्यादातर देखा जाने लगा। हिंदू जो धर्म है उसमें ये प्रिवेल करने लगा, मतलब कॉमन फीचर हो गया। स्टार्टिंग में अगर देखें हम लोग बहुत पीछे जाएं तो नेचर का पूजा होता था, जैसे हड़प्पा के टाइम पे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ इवॉल्व होते होते इस टाइम पे गुप्ता के टाइम पे आते आते जो है मूर्ति पूजा वो कॉमन हो गया। स्टार्टिंग तो पहले से ही हुआ था, इस टाइम पे काफ़ी कॉमन हो गया, जनरल हो गया। ज़्यादातर केस में ये पूजा जो है वो किया जाता था। ऐसा बोला जाता था कि स्टेट जो है वो मेन ऑनर था, लैंड के मेन ऑनर जो है वो स्टेट थे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही मेन जो है, या रूलर्स जो है वो मेन थे, लैंड ऑनर होते थे।
ठीक है। इसके अलावा स्टेट ऑनरशिप तो होता ही था लैंड का। ये अम, अगर हम देखें ये इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पहा ऐसे पहाड़पुर होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पहाड़पुर कर लो आप। पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि बुद्धगुप्त का था, उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। ये जो दिखा है सब फोटो ऐसे तो आपको पता चलेगा नहीं, इसमें लिखा होता तो इसमें देखने को मिला कि सर्वे सर्वा जो है वो लैंड के जो सर्वे सर्वा हैं वो स्टेट हुआ करते थे। मतलब स्टेट मीन्स यहाँ पे रूलर, मेन रूलर जो होते थे उनके पास था। वो बात अलग थी कि ग्रांट्स वगैरह देते थे, मतलब लैंड ग्रांट दे दिया, लैंड दान कर दिया, तो उस केस में चलो दूसरे को दे दिया तो वो उसका हो गया। बट मेन जो होते थे, अभी भी देख लो अभी के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट ही मेन ऑनर है। हम लोग के पास जो ज़मीन है वो हम लोग मेन ऑनर नहीं कहलाते, हम लोग केयर टेकर कहलाते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि हम लोग ऐसा बोला जाता है कि भाई मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो उस पे ये नहीं लिखा रहता कि ऑनर ऑफ द लैंड। कभी भी आप ज़मीन खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, केयर टेकर बोल सकते हो। इस तरीके से हम लोगों के पास है। अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का चल रहा है, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में वो रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती है या गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग बनवाना चाहती है, तो वो ज़मीन ले लेगी, आपको देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अलग बात ये है, मतलब ये अलग बात है कि वो आपको पैसे देंगे, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी कुछ, ठीक है। हो सकता है ज़मीन हो तो कहीं और आसपास ज़मीन दे दे, बट वो मांगेगी तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है उस टाइम पे भी था। मेन जो लैंड के ऑनर थे वो स्टेट ही था, गवर्नमेंट ही था, मतलब रूलर ही थे, मेन जो राजा थे वो थे। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखे अगर, ठीक है, तो उस केस में क्लासिफाई किया गया था ज़मीन को अलग अलग ग्रुप में। मेन 5 ग्रुप में जो है ज़मीन को बांटा गया था, मतलब उनके यूज के अकॉर्डिंग जो है। जैसे क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि जो था ये था, जो कल्टिवेबल लैंड है उसको क्षेत्र भूमि बोलते थे। जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है या किया जा रहा है उसको बोलते थे क्षेत्र भूमि। फिर खिला, किला की अगर बात करें तो ये क्या है, वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड होता, बेकार बंजर जमीन होता था उसको खिला बोलते थे, खिला भूमि। या वास्तु भूमि, वो भूमि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब अगर आप घर बना चुके हैं तो उसको वास्तु भूमि बोलेंगे। जैसे रूलर जो है, जो राजा है, अगर वो डाटा निकालते भाई कितना लोग, कितना ज़मीन जो है हम लोगों के पास क्षेत्र भूमि है, मतलब कितना ज़मीन पे खेती हो रहा है, कितना ज़मीन वेस्ट है तो उसको बोलेंगे कितना ज़मीन खिला भूमि में आता है। कितना वास्तु भूमि, मतलब कितना ज़मीन पे लोग रह रहे हैं, घर वगैरह बना हुआ है, ठीक है। चारागाह भूमि, जिस पे मतलब कुछ नहीं है, बस घास जो है वो उगा हुआ है, कुछ ऐसा है जिसको जानवर खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे चारागाह भूमि। उसके अलावा फिर अपरहत भूमि, अपरहत भूमि जो है ये भूमि था जहाँ पे जंगल था, मतलब फॉरेस्ट लैंड को बोलेंगे। तो ये 5 ग्रुप में बांटा गया था उस टाइम पे ज़मीन को, तो ये याद रख सकते हो आप। ज़मीन की अगर आगे और बात करें तो इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में जो है लैंड सर्वे, ये अ, जो है किया जाता था। मतलब ऑब्वियसली अगर लैंड को डिवाइड किया जा रहा है, अलग अलग ग्रुप में बांटा जा रहा है, तो इसका मतलब लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन तो राजा तक पहुंच रहा है, तभी तो राजा बोला अच्छा इतना ये ज़मीन जो है, क्षेत्रीय ज़मीन जो है, क्षेत्र भूमि जो है ये कितना है, तो उसके लिए सर्वे तो होता होगा ना। तो लैंड सर्वे जो है ये किया गया था, जिसको पूना प्लेट में देखा जा सकता है। उसमें जिक्र है लैंड सर्वे का, लैंड के बारे में जानकारी जो है वो पता करना, बेसिकली लैंड सर्वे हो जाएगा। तो पूना प्लेट किसका, तो प्रभावती गुप्ता का। ये साइड में फ़ोटो है बट मतलब नहीं बनता है, आपको पता नहीं चलेगा, ये काला काला है पूरा, तो ये ध्यान रख सकते हैं, पूना प्लेट और प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता कौन है ये आप कमेंट में बता सकते हो। प्रभावती गुप्ता का जो पूना प्लेट है उसमें जिक्र है, ठीक है। और अदर इंस्क्रिप्शन में भी जिक्र है किसका, लैंड सर्वे का। एक ऑफिसर जिसका नाम क्या है, पुस्तपाला। पुस्तपाला जनरली रिकॉर्ड, ये जो था लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड था, ठीक है। लैंड ट्रांजैक्शन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इधर से उधर होता है, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो रखता था, जो ऑफिसर रखता था, उसको बोलते थे पुस्तपाला। ये मेंटेन करता था,
तो ये हो गया अबाउट लैंड। टैक्सेस की अगर बात करें तो अलग अलग टैक्स था, जैसे भागा, भागा ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, भाग बोल सकते हो हिंदी में। तो ये जो था ये ऐसा टैक्स था जो कोई भी कल्टीवेटर अगर कुछ उपजा रहा है तो उसका 1/6 प्रोड्यूस का, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 जो है वो राजा को देना पड़ेगा। तो ये भागा टैक्स हो गया। फिर भोगा, भोगा क्या था कि आपके यहाँ कुछ फ्रूट हो रहा है, मतलब आपके खेत में, ठीक है, या वुड है, लकड़ी है, ठीक है, जलाने वाला लकड़ी है, फूल है, ये सब जो है वो राजा को आपको पहुंचाना है, ठीक है, ये सब आपको टाइम टू टाइम राजा के पास पहुंचाना है। और इसी को बोलते थे भोगा। मतलब अगर आपको मान लो कि आपके खेत में हो रहा है, मान लो कोई भी फल हो रहा है, तो वो अगर आपको देना है, मतलब राजा, ऑब्वियसली महल में तो ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग हैं खाने का या फिर और भी जो भी उपजाया जा रहा है उसका, तो अनाज के अलावा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोड्यूस तो 1/6 ले ही रहे हैं, उसके अलावा जो है फ्रूट हो गया, फायरवुड, फ्लावर, ये सब एक्स्ट्रा जो राजा को दिया जा रहा है उसको भोगा बोलते थे, भोगा टैक्स जो है बोलते थे। बलि क्या है, ये तो वॉलेंटरीली ऑफरिंग जो था, जैसे कोई बंदा जो है अपने मन से जा करके कि राजा साहब मेरे यहाँ इतना कुछ हुआ तो उसमें से ये मैं खुशी खुशी लाया हूँ, तो शुरू शुरू में इसी को बलि बोलते थे। जैसे आप गिफ्ट लेके जा रहे हो खुश होकर के कि हाँ भाई राजा को देना है, ठीक है, बट बाद में ये कंपलसरी हो गया, मतलब आपको देना ही है। आप मतलब जैसे शुरू शुरू में क्या होता है, एज ए गिफ्ट आप दे रहे हो कुछ भी अपने दोस्त को, और बाद में वो क्या करता है कि भाई ये तो कंपलसरी अब देना ही, नहीं दोगे तो दोस्ती टूट जाएगी। तो ये चीज़ हो गया बाद में, शुरू शुरू में ये अपने इच्छा से देने वाला गिफ्ट के तौर पे ये दिया जाता था, बाद में कंपलसरी हो गया, मतलब देना ही है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो गया था बाद में। ऊपरी कर मतलब एक्स्ट्रा टैक्स जो है जो ऑल सब्जेक्ट पे लिया जाता था, ये चीज़ था ऊपरी टैक्स। क्वाइन की अगर बात करें, इस टाइम पे क्वाइन जो है वो इशू किए गए थे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइन एंशियंट टाइम में अगर बात करें कि किन के द्वारा इशू किया गया था, तो गुप्ताज के द्वारा इशू किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है, बट इन गोल्ड कंटेंट गुप्ता कॉइन्स आर नॉट एज प्योर एज कुसानाज। कुसाना जो थे इनके द्वारा भी गोल्ड कॉइन इशू किया गया था, बट कुसाना का गोल्ड कॉइन प्योर था। अगर हम गुप्ता की अगर बात करें तो गुप्ता का जो गोल्ड कॉइन था वो प्योर नहीं था, बट लार्ज नंबर में था। लार्जेस्ट नंबर में अगर पूछा जाए किनके द्वारा गोल्ड कॉइन इशू किया गया था तो गुप्ताज थे। गुप्ता जो है वो सिल्वर कॉइन भी इनके द्वारा जो है वो इशू किया गया था लोकल एक्सचेंज के लिए। गोल्ड तो थोड़ा प्रीसियस होता है ना सिल्वर से, तो सिल्वर जो है लोकल एक्सचेंज के लिए सिल्वर को भी इशू किया गया था, गोल्ड को भी इशू किया गया था। गुप्ता जो है कॉपर कॉइन जो है ये काफ़ी कम मिला है, ठीक है। अगर कुषाण की बात करें तो कुषाण के टाइम पे काफ़ी था, कुषाण के कंपेरिजन में कॉपर कॉइन कम इशू किया गया था गुप्ता के द्वारा, जिससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो मनी को यूज नहीं करते थे। मतलब मनी को यूज नहीं करेंगे, मतलब तो इसका क्या मतलब है कि बार्टर सिस्टम यूज करते होंगे। तो जो कॉमन लोग हैं, जो जिनके पास उतना कुछ है नहीं बेचने या खरीदने को या ट्रांजैक्शन के लिए, तो वो कॉपर ही बेसिकली यूज करेंगे। और कॉपर कॉइन कम है, इसका मतलब कॉमन लोग ज़्यादातर केस में बार्टर सिस्टम यूज कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो या फिर समझ सकते हो, ठीक है। गुप्ता के टाइम पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो डिक्लाइन किया, वो घटता गया, ट्रेड जो है उसमें डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा ट्रेड विथ रोमन एम्पायर ये भी डिक्लाइन कर गया। इंडियन मर्चेंट जो है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे डिपेंड हो गए। तो ट्रेड के लिए अगर बात करें तो ट्रेड, आप ये वाला स्लाइड देखो, ट्रेड में जो है ट्रेड होता था तो किससे होगा, पोर्ट होंगे। तो पोर्ट की अगर बात करें तो आप इस साइड में देख लो, वेस्ट साइड में, ये जो है इंडिया का वेस्टर्न पार्ट हो गया या वेस्ट कोस्ट हो गया। इस साइड में अगर देखो तो क्या है, ताम्रलिप्ति हो गया, सॉरी वेस्ट में बोल रहा हूँ, वेस्ट में नहीं, वेस्ट में भरूच हो गया, ठीक है, चौल हो गया, फिर कल्याण हो गया, कैम्बे हो गया, ये सब जो था, ये सब जो पोर्ट था इससे जो ट्रेड होता था। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंडिया, ये वाला पार्ट जो है ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, तो इधर से ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे से तो खैर एरिया नहीं है, ऐसे करके, ऐसे करके चाहे यहाँ तक कम से कम जाएंगे ना, सी से जाएंगे, उसके बाद लैंड से होते हुए किसी तरीके से मेडिटेरेनियन में पहुँचेंगे। ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये जो मैं इसको ऐसे लाइनिंग लाइनिंग कर रहा हूँ, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन में जो है
फिर ये एंट्री करेगा, फिर यूरोप में इस साइड, मतलब इस एरिया में अगर देखें वेस्ट एशिया में, ठीक है, वेस्ट एशिया में, ये एशिया कंटिनेंट हो गया, इसके वेस्ट में ये वाला रीजन में अगर हम देखें ट्रेड का, तो ये किसके द्वारा, ये अफ्रीका हो गया, ये वाला पार्ट अफ्रीका है, इसको छोड़ दो आप, यहाँ से ले लो, ठीक है। वेस्ट यूरोप में मैं फिर से लाइनिंग कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला पार्ट वेस्ट में आप ले लो, तो ये वाले रीजन में जो है ट्रेड होता था इन्हीं के थ्रू, मतलब बरोच हो गया, चौल हो गया, कल्याणी हो गया, ठीक है, चौल, ये सब जो है पोर्ट है इसके थ्रू। फिर अगर ईस्ट पे बात करें तो ईस्ट पे जो पोर्ट हो गया, ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के, ये ताम्रलिप्ति हो गया, ठीक है, घंटासाला हो गया, कुंदूरा हो गया, तो इधर से जो है ट्रेड होता था इस रीजन में। अगर आ जाए तो इस रीजन में इधर जाएंगे, इस ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, ये वाला जो रीजन हो गया, इसमें ट्रेड किया जाता था इस एरिया में थ्रू दीज पोर्ट्स, ये पोर्ट्स जो हैं इसके थ्रू जाते थे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है अबाउट पोर्ट। अब आर्किटेक्चर देख लेते हैं। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर जो है इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला। आर्किटेक्चर का अगर बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रॉक कट केव हो गया, स्ट्रक्चरल टेम्पल हो गया, स्तूपा हो गया, ये 3 जो है मेनली आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तीनों को बारी बारी से देखेंगे। रॉक कट अगर केव की बात करें तो अजंता ग्रुप, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है, या महाराष्ट्र में है, अभी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब उसका एविडेंस तो मिला है ना कि हाँ भाई अब जैसा था वैसा तो रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत डिमोलिशन तो देखने को मिलेगा। तो अजंता ग्रुप ये महाराष्ट्र में, एलोरा ग्रुप ये भी महाराष्ट्र में, और बाग ये मध्य प्रदेश में। तो ये 3 जो है रॉक कट केव है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले जो है जनता ग्रुप ऑफ रॉक कट केव देख लेते हैं महाराष्ट्र में। ये जो देख लो आप, ये फिगर है, इसमें देख रहे हो रॉक कट मतलब पहाड़ को काट करके केव बनाया गया, गुफा बनाया गया। और ये आर्किटेक्चर जो है गुप्ता के टाइम का है, गुप्ता के टाइम पे ये बनाया गया था। कहाँ पे है, बहुत सारा मतलब ग्रुप में है, इसलिए अजंता ग्रुप बोल सकते हैं। इस पहाड़ में देख रहे हो ये पूरा फैला हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है, गुफा ही गुफा है। तो ये चीज़, ये जो आर्किटेक्चर था ये कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके अलावा इसमें अगर गुफा में अंदर एंट्री करोगे तो बहुत अच्छा पेंटिंग जो है वो देखने को मिला है। इसमें कहाँ पे पेंटिंग जो है इस पीरियड का, ये अजंता में, अजंता का जो केव है उसमें मिला है। यह कहाँ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो औरंगाबाद, ठीक है। इसके अलावा प्रेस सो को सॉरी फ्री सोइज ऑफ अजंता केव जो है ये मास्टर पीस है। ये वाला जो फोटो देख रहे हो इसको, इसका नामकरण किया गया है ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस एज, जो है ये मास्टर पीस है। मतलब बढ़िया, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो, ऐसे देखने में तो बढ़िया लग रहा है काफ़ी। तो ये जो है मास्टर पीस में आप काउंट कर सकते हो। अगला जो है लोरा ग्रुप ऑफ रॉक कट, ये देखो एकदम बहुत सुंदर है भाई, जा करके आप अगर कभी मौका मिले तो जा करके देखो महाराष्ट्र में एलोरा ग्रुप। देखो रॉक को काट करके, पहाड़ को काट करके पूरा जो है टेम्पल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये गुप्ता के टाइम का ही है, ठीक है। महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, जा करके बिल्कुल कभी टाइम मिले या फिर जाओ तो देखो। अगर महाराष्ट्र के हो तब तो और बढ़िया है भाई। बताओ कैसा है। मैं कभी गया नहीं हूँ, बट देखने से तो मैं बता ही सकता हूँ भाई, बहुत सुंदर लग रहा है अभी तो, गजब का है। फिर आते हैं बाघ, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें भी देखो पहाड़ को काट करके ऐसा गुफा टाइप का बनाया गया, तो ये जा करके घूम सकते हैं। ऐसा जा करके गुफा में घूम करके आप देख सकते हो किस तरीके का जो है आर्किटेक्चर तैयार किया गया, कितना काफ़ी मेहनत लगा होगा। और ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये हो गया अबाउट रॉक कट केव, ठीक है। इसमें भी पेंटिंग देखने को मिलेगा भाई, इसमें भी आप अगर एंट्री करते हो तो अंदर पेंटिंग जो है वो देखने को मिलेगा। और ये बाघ जो है एमपी में तो पड़ता ही है। ये धार डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलरली पूछो तो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल की अगर बात करें तो टेम्पल जो है वो भी बहुत सारा टेम्पल जो है बनाया गया था इस टाइम पे, मतलब गुप्ताज के टाइम पे। जैसे दशावतार टेम्पल ऑफ देवघर, जो कि झांसी यूपी में पड़ता है, ओल्डेस्ट है,
सबसे बेस्ट है और ओल्डेस्ट है। ये देखो, ये रहा, ये जो है टेम्पल है। इसका फ्रेगनेंट जो है मतलब टूटा फूटा पार्ट जो है वो बच गया है, और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर जो है आर्किटेक्चर है, कंपोजिशन है इसके। इसके बाद जो है शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल कहाँ का? भुमरा का, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। फिर विष्णु कंकाली टेम्पल, ठीक है, कंकाली टेम्पल ये दिगवाड़ा एमपी में पड़ता है, ये हो गया उस टाइम पे बनाया था। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, ये रायपुर एमपी में पड़ता है। फिर पार्वती टेम्पल ऑफ नाचाना कुटवा, ठीक है, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सब टेम्पल है। फिर शिव टेम्पल ऑफ खो, ठीक है, ये सताना पूना एमपी में पड़ता है। फिर कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव, ये कानपुर में पड़ता है। विष्णु वराह टेम्पल ऑफ एरन, ये एमपी में पड़ता है। तो ये सब सारे टेम्पल हैं जो आप कभी जाओ तो घूमो, देखो, पता करो। गुप्ता के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ब्यूटीफुल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर अगर देखें तो इस टाइम पे नगरा स्टाइल जो है, नगरा स्टाइल मतलब सीखरा, सीखरा स्टाइल, सीकर हुआ करता था टेम्पल के ऊपर जो है, सीकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल सीकर जो है वो बनाया जाता था। और इसमें अगर देखें, इसमें अलग अलग जो है टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे नगरा, द्रविडियन, नायका, वेसरा स्टाइल, फिर होयासाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल, और पाला और सेना स्टाइल। तो ये जो है अलग अलग टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो होता है, उसमें से नगरा स्टाइल या फिर सीखर स्टाइल जो है, ये जो है गुप्ता के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। सीकर साइन जो है, इसमें वैष्णो क्या बोलते हैं, वैष्णव सिंबल जो है वो एक वैष्णव सिंबल होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस मतलब सीकर श्राइन का, ठीक है, सीकर आर्किटेक्चर का या टेम्पल का। और ये इस टाइम पे सबसे बढ़िया डेवलपमेंट इस टाइम पे देखने को मिला, किसका? सीकर श्राइन का, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर। और इसका फिर गर्भगृह जिसको श्राइन रूम बोलते हैं। ऐसे टेम्पल में अगर आप देखोगे टेम्पल वाले पार्ट में, ऑलरेडी ये चीज़ शायद मैं बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ तो आगे मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब जस्ट देखो कि टेम्पल आर्किटेक्चर में जो गर्भगृह होता है, मतलब गर्भगृह मतलब मेन जो एरिया हो गया जिसमें भगवान का स्थापना किया गया है, या जिसमें जिनका पूजा है उनको जो है जगह दिया गया है, उनको प्लेस किया गया है, वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। गॉड को मेनली पेश किया जाता है, मतलब मान लो जैसे ये टेम्पल है, ठीक है, इसका बाकी पार्ट भी तो होगा कहीं कहीं इस तरीके से। तो एक कमरा बोलो, रूम बोलो, जिसमें जो है मेन टेम्पल जो गॉड हैं जिनका पूजा है उनको मतलब उनको रखा गया है, तो ये गर्भगृह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ अबाउट दी टेम्पल आर्किटेक्चर। अब अगर हम देखें तो लास्ट जो स्तूपा है, आर्किटेक्चर देख रहे हैं हम लोग गुप्ता के टाइम पे, तो स्तूपा जो है, ये कुछ स्तूपा हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मीरपुर खास, ये सिंध में पड़ता है। फिर धम्मेक, धम्मेक जो है सारनाथ में, और रत्नागिरी उड़ीसा में। तो ये जो है कुछ स्तूपा हैं, जिसमें मीरपुर खास की अगर बात करें जो सिंध में पड़ता है, यहाँ तो नहीं है, सिंध कहाँ पड़ा? ये पड़ा आपको पाकिस्तान में, ठीक है। तो काहू जो दारो, मीरपुर खास, ये जो है पाकिस्तान में पड़ेगा। कुछ ऐसा अवशेष उसका बच गया, ये देख रहे हो, सॉरी, ये वाला पार्ट देखो, ऐसा लग रहा है टूटा फूटा है, बट ये अभी तो अवशेष ही बच गया है ना, रिमेन्स बचा हुआ है, ठीक है। धम्मेक सब तो अवेलेबल, सब तो उतना स्ट्रांग होगा नहीं, जैसे रॉक आर्किटेक्चर में क्या था, रॉक है तो बहुत टाइम लगेगा उसको डिमोलिश होने में, टूटने में। तो अभी भी अच्छा खासा है, पहले और अच्छा हुआ करता था, अब थोड़ा डिमोलिश हो गया, बट फिर भी अभी भी अच्छा खासा है। जो स्तूपा है, टेम्पल भी कुछ हद तक जो है टिका हुआ है, कुछ टेम्पल टूट चुके हैं, बट स्तूपा जो है ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो ये टूटने का ज़्यादा चांस होता है। और इसको बनाया जाता है खुद से, रॉक तो होता नहीं उतना स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में डिमोलिश होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। धम्मेक सारनाथ, ये देखो इस तरीके का है, ये तो काफ़ी सुंदर है। अभी देखो अच्छा खासा पार्ट बचा हुआ है इसका। फिर रत्नागिरी, रत्नागिरी जो है उड़ीसा में पड़ता है, और ये देखो ये ज़्यादा डिमोलिश हो गया है। ऐसे मीरपुर खास से तो कम है, बट फिर भी अच्छा खासा डिमोलिश हो गया है।
ठीक है, धम्मेक ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छा खासा अवेलेबल है, जाके देख सकते हो जब भी चांस मिले तो। ठीक है, गंधरा स्कल्पचर की अगर बात करें तो डिक्लाइन हो गया है काफ़ी। ठीक है, सेंटर ऑफ गंधरा स्कल्पचर जो है डिक्लाइन हुआ इस टाइम पे। इसको, इसका जो प्लेसेस है वो ले लिया गया भाई बनारस, पाटलिपुत्रा, मथुरा, ये सब चीज़ इस टाइम पे देखने को मिला। पहली बार जो है वो इमेज ऑफ विष्णु, फिर शिवा और अदर गॉड जो है वो देखने को मिला। मूर्ति पूजा जो स्टार्ट हुआ था इस टाइम पे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिला। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनियन में पूजा होता था तो विष्णु, विष्णु लक्ष्मी का, फिर शिव पार्वती का, तो वो स्टैचू जो है वो बना करके पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। तो इन सब का पहली बार जो है इमेज सामने आया कि कुछ इस तरीके के विष्णु हैं, कुछ इस तरीके के शिवा हैं, या अदर गॉड जो है उनके बारे में। ठीक है, अगर हम देखें तो इमेज ऑफ बुद्धा ये भी देखने को मिला। ठीक है, बुद्धा इमेज जो है सारनाथ में मिला है। ठीक है, बुद्धा प्रीचिंग धम्मा, ये इस तरीके का, ये देखो धम्मा बता रहे हैं। धम्मा मतलब बेसिकली उनका जो प्रीचिंग था वो बता रहे हैं। तो ये चीज़, ये सब मूर्ति जो है पहली बार उनके बारे में, उनके इमेज के बारे में कि किस तरीके की मूर्ति है। ठीक है, ये सब इस टाइम पे देखने को मिला, इस टाइम पे बनाया गया, तो वो अवेलेबल है। उसमें से जो अवेलेबल है हम लोग देखते हैं कि हाँ मूर्ति पूजा चालू हुआ था तो मूर्ति जो है बनना चालू हुआ था। ब्राह्मणिकल इमेजेस ये जो है ज़्यादा इस टाइम पे इम्प्रेसिव हो गया था। ठीक है, इसके अलावा कर्व करके बनाया था, तो तोड़ तोड़ के, पत्थर को तोड़ करके बनाया जाता था। उदयगिरी का जो केव, उदयगिरी केव जो है उसके एंट्रेंस पे भी मूर्ति बना है। ठीक है, ये देखो, ये विष्णु जी का वराह रूप वाला, वराह रूप जो है, अगर हम बात करें, यही मैं बोल रहा था, उदयगिरी जो केव है, उदयगिरी के एंट्रेंस पे, मतलब अगर केव में एंट्री करते हो तो उसके गेट पे ही आपको वराह रूप में विष्णु जी मिलेंगे। वराह रूप क्या होता है? वराह मतलब बेसिकली सुअर, जो जंगली सुअर होता है, देख रहे हो चेहरा देख रहे हो, ऐसा है। ठीक है, तो वराह रूप वाले जो ये हैं, मतलब विष्णु हैं, विष्णु गॉड हैं, विष्णु भगवान हैं, उनका मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मूर्ति में जो है ये सारा दिख जाएगा। लिटरेचर की अगर बात करें तो गुप्ता पीरियड में लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर थे, सेकुलर थे, फिर साइंटिफिक लिटरेचर थे। रिलीजियस की अगर बात करें तो हिंदू हो गए, जैन हो गए, बुद्धिज्म हो गए। हिंदू की अगर बात करें तो कुछ बुक हैं जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, रामायणा, महाभारता, मनु स्मृति, ये सब इसको फिर से लिखा गया हिंदू टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं। ठीक है, मनु स्मृति जो है इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इसको जो है अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स के द्वारा जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया मनु स्मृति को। इसके अलावा नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ठीक है, बृहस्पति स्मृति, कात्यायना स्मृति, इसको जो है लिखा गया था इस पीरियड में। तो हिंदू टेक्स्ट में यही है। ये सब जो है वायु पुराण, ठीक है, रिलीजियस जो ओल्ड रिलीजियस बुक था, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, ठीक है, महाभारत, मनुस्मृति, इसको फिर से लिखा गया। और कुछ जो है लिखे गए थे इस टाइम पे, वो नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायना स्मृति, ये सब लिखे गए थे इस टाइम पे। तो ये हिंदू टेक्स्ट में आ गए। अगर जैन की अगर बात करें तो न्यायवर्तम, न्यायवर्तम जो है सिद्ध सेना के द्वारा लिखा गया था, तो ये जैन टेक्स्ट हो गए। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर बात करें तो अभिधम्म कोशा, ये आ, दिगनागा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या। अच्छा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक और है, इस टाइम पे जो लिखा गया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ओवरऑल विष्णु बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो लिखा गया था, इस टाइम पे एक तो हो गया अभिधम्म कोशा, ठीक है, दिगनाग के द्वारा लिखा गया था, और एक हो गया विष्णु दिमग्गा, ठीक है, विष्णु दिमग्गा, तो ये बुद्ध घोषा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये क्या था, ये था रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। अब आगे अगर बात करें तो साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है, और बच गया, और सेकुलर लिटरेचर। तो सेकुलर लिटरेचर और
सॉरी साइंटिफिक लिटरेचर में सेकुलर पहले देखते हैं। सेकुलर की अगर बात करें तो ऋतु संहार ये पहला पोएट्री था जिसको लिखा गया, ऋतु संहार। ठीक है। दूसरा मेघदूतम, सॉरी मेघदूतम फिर से ले गया है, मेघदूतम, कुमार कुमार संभवम, ये सब जो है सेकुलर टेक्स्ट है। सेकुलर मतलब किसी धर्म को वो उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, इसलिए इसको सेकुलर बोलेंगे। कोई ऐसा पार्टिकुलर धर्म का नहीं था, जैसे हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ऐसा करके कुछ नहीं था। ठीक है। रघुवंशम, ये सब जो है बहुत सारे हैं, तो मतलब जस्ट आपको ध्यान में रखना है इस टाइम पे जो लिखा गया था वो मैं बता रहा हूँ, इस टाइम का लिटरेचर। अब इसमें जो है वो सब के बारे में पर्टिकुलरली जानना तो मुश्किल है, मतलब आप जान सकते हो साइड से, बट सिंपली मैं बता देता हूँ क्या क्या था। फिर मालविका अग्निमित्रा, इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, ये पहला ड्रामा है, ध्यान में रख सकते हैं, पहला ड्रामा मालविका अग्निमित्रा। फिर मरीच कटिका, ठीक है, मरीच कटिका, ये शूद्रका के द्वारा जो है उसको लिखा गया था। तो मरीच कटिका जो है ये क्या है, इसका मतलब होता है द क्ले कार्ट। क्ले मतलब क्ले से बना हुआ कार्ट। ठीक है। ये लव स्टोरी है एक पुअर ब्राह्मण का, चरुदत्त का, पुअर मतलब गरीब ब्राह्मण था, पुअर चरुदत्त उसका, और वर्चुअस कार्टिजन वसंत सेना। ठीक है, वसंत सेना और चरुदत्त का ये लव स्टोरी है। और बेसिकली इसका मतलब इसी का डिपिक्शन, इसी के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ सिटी लाइफ, शहर का लाइफ उस समय किस टाइप का था इसके थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है। विक्रम विक्रमोर्वश्यम, ठीक है, विक्रमोर्वश्यम, थोड़ा बड़ा है नाम, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये अगला हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है लिखा गया था कालिदास के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रख सकते हैं। इसी टाइम पे लिखा गया था गुप्ता पीरियड में कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। अब ये जो कालिदास है इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो ये भी काम का है, याद रख सकते हो। अच्छा, इसको ट्रांसलेट किया गया था, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया था बाई विलियम जोन्स, ठीक है, इंग्लिश में, और इसका नाम रखा गया था रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। मुद्रा मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख सकते हो, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये भी पूछते हैं तो ये याद रख सकते हैं। किरतार जुनिया, ठीक है, किरातर जुनिया, सॉरी किरातर जुनिया भारवी के द्वारा क्या काव्य दारसा, काव्य दारसा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम बताया, मालविका अग्निमित्रा बताया, मरीचिकटिकम जो है शूद्रका के द्वारा लिखा गया, तो ये भी याद रख सकते हैं। देश कुमार चरिता, ये डंडिन के द्वारा जो है वो लिखा गया था। पंचतंत्र, ये विष्णु शर्मा, ये भी पूछते हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, तो ये याद रख सकते हैं। मतलब पंचतंत्र जो है ये उस गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहा हूँ। फिर कामसूत्रा, ठीक है, ये वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। कामसूत्रा पहला मतलब टेक्स्ट था, ये पहला बुक था बेसिकली सेक्स पर, तो सेक्स के बारे में डिटेल में आपको जानना है तो कामसूत्रा पढ़ सकते हैं। लिखा किसके के द्वारा गया था, तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। तो ये चीज़ है, ये सारा था अबाउट सेकुलर लिटरेचर। अगर हम बात करें साइंटिफिक लिटरेचर का, तो आर्यभट्टयम, ठीक है, सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आर्यभट्टयम भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। फिर ब्रह्म सिद्धांता, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। फिर पंच सिद्धांत का, उसके अलावा बृहत संहिता, बृहत जातका, ये सब जो है साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ, मतलब इसमें साइंटिफिकली जो चीज़ें थी वो। लघु लटका, तो ये ब्रह्म मिहिर के द्वारा लिखा गया था, लघु लटका, ठीक है। फिर अष्टांग हरिदया, ये मेडिसिन के ऊपर वाघ भट्ट के द्वारा, वाघ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, वाघ भट्ट। कौन सा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, ठीक है।
नवनीतकम जो है धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। नवनीतकम धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्यकर्या, ठीक है। फिर लघु भाष्यकर्या और हस्त्यायुर्वेदा सॉरी, हस्त्या हस हस्त आयुर्वेदा, मतलब हाथ वाला जो है हस्त आयुर्वेदा, ये पाकप्या पाकप्या के द्वारा लिखा गया था। ये सारा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ब्रह्म सिद्धांता जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था, इसको ट्रांसलेट किया गया है अरबी भाषा में, अरबिक में, ठीक है, अंडर द टाइटल सिंध हिंद। ये जस्ट ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता पीरियड को, मतलब गुप्ताज का जो रूल रहा जितने टाइम के लिए, उसको गुप्ता पीरियड बोलेंगे। गुप्ता पीरियड को कुछ लोग गोल्डन एज बोलते हैं एंशियन इंडिया का, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो क्या रियलिटी है क्या मिथ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट देखें फॉर में, मतलब सपोर्ट में अगर देखें क्यों ये गोल्डन एज था क्या, तो हाँ, अगर आंसर यस है कि हाँ गोल्डन एज था ये, तो क्यों था ये बताया जा रहा है। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिट थे, जैसे फॉरेन रूल जो है वो कम्प्लीटली हट गया था, बाहर का रूल नहीं था, ये यहाँ के लोग ही रूल कर रहे थे। ठीक है। शांति था, ठीक है, प्रोस्पेरिटी था, ये सब देखने को मिला गुप्ता के टाइम पे, इसलिए बोल सकते थे गोल्डन एज है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो था वो काफ़ी इनलाइटेड था, मतलब कह सकते हो ज्ञानी टाइप का था। टैक्सेस वेयर लाइट, उतना रिजिड नहीं था, कम टैक्सेस लिया जाता था। पनिशमेंट भी लाइट था, माइल्ड था, मतलब ज़्यादा पनिशमेंट नहीं। ठीक है। फ्रीडम टाइप का थोड़ा था। ठीक है, कोई भी चीज़ रिजिड करके नहीं था, ऐसा बोला जाता है। हिंदुज्म जो है उसका रिवाइवल हुआ उस टाइम पे, हिंदू धर्म जो है काफ़ी फला फूला। ठीक है। टॉलरेंस था, कोई भी रिलीजन को लेकर के ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म को सपोर्ट करें तो बाकी धर्म के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ, नहीं, सबको सपोर्ट किया जा रहा था। हिंदू धर्म जो है वो ज़्यादा इस टाइम पे मतलब प्रिवेल किया। ठीक है, सपोर्ट किया गया ज़्यादातर केस में। इसके अलावा यूज ऑफ संस्कृत जो है, संस्कृत डेवलपमेंट, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये देखने को मिला, इसका डेवलपमेंट अच्छा खासा इस टाइम पे हुआ। इसके अलावा जो ग्रेट पैट्रोनेज हुए लाइक कालिदास, ठीक है, अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ठीक है, इसी टाइम पे ये लोग थे। ये लोग जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही विद्वान लोग थे। ठीक है। तो इसी टाइम पे ये सारे थे, तो ये सब भी बोला जा सकता है कि ये लोग जो थे इस टाइम इस पीरियड में थे, तो काफ़ी मतलब गोल्डन एज था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे। ठीक है। अगेंस्ट में अगर देखें तो बहुत सारे फ्यूडेटरीज थे, सामंत जो होता है। ठीक है। बहुत लोग जो है खुद से रूल कर रहे हैं। ठीक है, राजा के अंडर है बट बेसिकली फ्रीडम है, रूल कर रहे हैं, इस टाइप का जो है वो था। सामंतवाद बोल सकते हैं, फ्यूडलिज्म जो है वो देखने को मिला है, तो ये था। इसके अलावा सेंट्रल आर्मी जो है वो नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, मतलब डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, पूरा कंट्रोल नहीं था, सब अपने मन से कुछ कुछ कर रहा है, मतलब उतना फ्रीडम नहीं था बट कुछ हद तक जो है ये चीज़ था। फ्यूडल एलिमेंट जो है उसका डेवलपमेंट, मतलब लैंड ग्रांट दिया जा रहा था। ठीक है, लैंड मतलब राइट्स जो हैं वो दिए जा रहे थे, ये चीज़ देखने को मिला। इसके अलावा ट्रेड डिक्लाइन हुआ, गिल्ड जो है वो जो होते थे, ग्रुप बनाते थे ट्रेड करने के लिए, या फिर बेसिकली बैंक की तरह भी काम करते थे, तो ये चीज़ जो है ये डिक्लाइन हुआ। अर्बन सेंटर जो है उनका डिक्लिनेशन देखने को मिला। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, जो शहर थे उनका जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला, शहर में मतलब डेवलपमेंट कम देखने को मिला ये सब चीज़। वर्ना डिस्टिंक्शन जो है ये बढ़ गया, वर्ण जो है वो ज़्यादा, सॉरी मैं इसको बैक करूँ थोड़ा, वर्ण जो है वो ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिला, और उसमें जो है लोग जुड़े, फिर और डिवीज़न देखने को मिला। ठीक है। सोशल कंडीशन जो है वीमेन का अगर देखें तो वो भी डाउन हुआ इस टाइम पे, ये पार्ट तो नहीं लिखा हुआ है बट वीमेन का पोजीशन जो है इस टाइम पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, जैसे सती देखने को मिला। ठीक है, पॉलीगैमी देखने को मिला। हम लोग अभी जस्ट सोसाइटी जब पढ़ रहे थे वीमेन का कंडीशन देख रहे थे, तो उस टाइम पे देखे। ठीक है, प्री प्यूबर्टी मैरिज,
मतलब छोटे में छोटे बच्चे में शादी कर देना, ये सब चीज़ जो है वीमेन का कंडीशन काफ़ी ख़राब देखने को मिला इस टाइम पे। तो ये सब अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब ये सब अगर देखें तो बोलेंगे गोल्डन एज नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें जो हुई वो काफ़ी अच्छी थी। तो आपको डिसाइड करना है, ये आर्गुमेंट जो है अगेंस्ट में भी यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने बता दिया, और फॉर में भी जो था वो मैंने बता दिया। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद यू हैव टू डिसाइड आप क्या सोचते हो। वाज दिस अ गोल्डन पीरियड? ठीक है, और गोल्डन एज, गुप्ता एज की बात कर रहा हूँ मैं, गुप्ता पीरियड की बात कर रहा हूँ। कमेंट में आप लिख सकते हो कि यस, अगर यस तो क्यों, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे उतना बड़ा हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू कैन राइट कि किस क्या स्थिति थी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हो। वाज दी गुप्ता पीरियड a golden age or golden period or not? You have to write in the comment section yes if you agree कि हाँ ये golden age था, no if you not agree। अगर रीजन दे सकते हो why, yes तो why, no तो why, तो उस केस में भी आप मन करे तो लिख दो। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट गुप्ता पीरियड। रूलर्स ऑलरेडी मैं बता चुका था, अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बताया, फिर सोसाइटी बताई, फिर रिलीजन बताया, ठीक है, कल्चर बताया, आर्किटेक्चर बताया, ओवरऑल मैंने सारा बता दिया, बट बीच में मैंने एक्चुअल में बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट किया और सारा बता दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी दिस वाज ऑल अबाउट गुप्ता पीरियड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।